जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार मुझे लगता है कि भारत सरकार ओआरजेसीओस का पागल बना रही है, उन्हें बेवकूफ समझती है। मतलब बड़े बड़े वादे करती है, कभी कहीं भाषण में, कभी रैलियों में, लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती। मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ इसका। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक लेटर समझाया था इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट का, जिस लेटर में ओआरजेसीओस की मांगे थी बहुत सारी, और वो रखी गई थी ईएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी के सामने। तो दोस्तों, जो ये मीटिंग हुई थी जिसमें ओआरजेसीओस की मांगे रखी थी, ये एक पॉजिटिव मीटिंग थी। जिससे मैंने आपको कल बताया था कि ईएसडब्ल्यू के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम ओआरजेसीओस की मांगे यहां पे सुनेंगे, जो उनकी गलतियां हैं हम री एग्जामिन करेंगे, पेंशन के इश्यूज को, या फिर जो और भी मुद्दे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद 20 जुलाई को भारत सरकार के जो अंडर सेक्रेटरी हैं श्री बीएल मीना जी, उनका एक लेटर जारी होता है। और दोस्तों, उस लेटर में भी ओआरजेसीओस की ही मांगे हैं, लेकिन वो जो लेटर है वो पॉजिटिव लेटर नहीं है। उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि भारत सरकार ओआरजेसीओस की मांगे सुनेगी। तो दोस्तों, एक यहां पे ईएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी हैं, ये कुछ और बोलते हैं। दूसरी तरफ भारत सरकार के जो अंडर सेक्रेटरी हैं श्री बीएल मीना जी, वो कुछ और बोलते हैं। यानी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आपस में कोई सहयोग ही नहीं है जो ओआरजेसीओस की हेल्प कर सके। एक सेक्रेटरी ओआरजेसीओस के फेवर में बात करते हैं कि हम उनकी गलतियों को देखेंगे, सुनेंगे। एक तरफ बीएल मीना जी का लेटर आता है जिसमें वो लिखते हैं कि जो भी ओआरजेसीओस को मिल रहा है वो सब भारत सरकार की पॉलिसी के अंतर्गत मिल रहा है, सब सही मिल रहा है और अब कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ओआरजेसीओस को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि जो इनका ये लेटर आया श्री बीएल मीना जी का, जो अंडर सेक्रेटरी है भारत सरकार के, ये लेटर आपने समझ लिया होगा अलग अलग यूट्यूब चैनल पे कि क्या क्या बताया इन्होंने। अब मैं आपको बताऊंगा क्या अभी भी ओआरजेसीओस की मांगे पूरी हो सकती हैं। इस लेटर से तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज मैं आपको फाइनल कर दूंगा कि जो इन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं, इसमें से कौन सी मांगे आगे चलकर सक्सेसफुल हो सकती हैं और कौन सी मांगे आगे चलकर फेल हो सकती हैं। सबसे पहला है फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओज इज ओनली 2.57 और ऑफिसर्स 2.81। दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर की बात तो आप यहां पे छोड़ ही दीजिए। फिटमेंट फैक्टर का जो कमाल है, या तो आप अगले पे कमीशन में देखेंगे या फिर कोई अलग फिटमेंट फैक्टर आएगा आगे पेंशन बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी भी ओआरजेसीओस का फिटमेंट फैक्टर ऑफिसर्स के बराबर कभी नहीं होगा। तो दोस्तों, ये मांग तो यहीं कैंसिल हो जाती है। और वैसे भी ये एक पॉलिसी मैटर है। जेसीओस ओआरस की पेंशन बढ़ सकती है फिटमेंट फैक्टर को लेके, या तो कोई नया पे कमीशन आए या कोई नया फिटमेंट फैक्टर देखने को मिले। तो दोस्तों, यहां पे एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा जो इन्होंने जवाब दिया है बीएल मीना जी ने। इन्होंने यही कहा है कि 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए। पेंशन के लिए सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला है, वो मिला है 2.57, जो 100% करेक्ट है। तो अगर आप ये डिमांड कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर जेसीओस का 2.57 है, ओआरस का 2.57 है और ऑफिसर्स का 2.81 है, वो बिल्कुल है। वो रैंक के आधार पर है, जिसको जैसी रैंक उसी के आधार पर फिटमेंट फैक्टर। तो ये जवाब दिया है बीएल मीना जी ने। पेंशन बढ़ेगी वो डिसाइड करेगी अगले पे कमीशन पे, या फिर जब ओआरओपी आएगी। तो दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर का यहां पे बहुत मुश्किल है कि ओआरजेसीओस को यहां पे 2.72 या फिर 2.81 मिल जाए। फिटमेंट फैक्टर जो बड़े हैं वो पे मैट्रिक्स में अलग अलग यूज हुए हैं। 2.57, 2.62, 2.67 ये यूज हुए हैं, बल्कि पे बैंड 3 तक ये यूज हुए हैं। बाकी जो अधिकारी लेवल के हैं उनको 2.81, 2.72 ये मिले हैं। तो दोस्तों, ये तो आप भूल जाइए कि बराबर होगा फिटमेंट फैक्टर, ये कभी नहीं होगा। फिर है दोस्तों बेनिफिट ऑफ ओआरओपी नॉट एप्लीकेबल फॉर पीएमआर रिटायरी हु गॉट प्री मैच्योरी। फिर है दोस्तों पीएमआर को लेकर यहां पे बात उठी थी। ये भी केस दोस्तों कोर्ट के द्वारा ही सॉल्व होगा। हो सकता है कि जब ओआरओपी 3 आए तो उसमें जो 1/7/19 के बाद जो प्री मैच्योर आए हैं शायद उनको भी बाहर रखा जा सकता है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो बीएल मीना जी बता रहे हैं। जो भारत सरकार का लेटर था 7/11/2015 का, फिर 4/1/2023 का, जो भी आया उसके आधार पर ही प्री मैच्योर रिटायरी को बाहर रखा गया। दोस्तों, ये मैटर भी जो है ये कोर्ट केस से ही सॉल्व हो सकता है, क्योंकि भारत सरकार इसमें मना कर रही है कि हम कुछ करेंगे। फिर है दोस्तों इक्वल एमएसपी।
इक्वल एमएसपी को लेकर इन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जो पॉलिसी लागू कर दी, अब मुश्किल है कि जो स्लैब है उसमें चेंज करे। तो दोस्तों इक्वल एमएसपी को भी लेकर यहाँ पे बढ़ाने की बात नहीं करी गई है बीएल मीना जी के द्वारा। तो दोस्तों ये वाला केस भी अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है। दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कोर्ट के थ्रू ही ये मसले सॉल्व हो सकते हैं। भारत सरकार खुद इस पे एक्शन नहीं लेगी। दोस्तों जितने भी इशू उसमें आए हैं लेटर में, इसमें भारत सरकार खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगी। ये सारे मुद्दे कोर्ट केस के थ्रू ही सुलझ सकते हैं, या तो एएफटी या फिर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। इन केसों को कोर्ट में ही ले जाना पड़ेगा। भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। तो दोस्तों एमएसपी का मैंने आपको बता दिया, इसमें भी कोई पॉजिटिव चीज नहीं लिखी है एमएसपी के बारे में। ये जो मैटर है मैं आपको बता रहा हूं, ये अभी दिल्ली हाई कोर्ट में है, वहीं से ये मैटर सुलझेगा। फिर है दोस्तों ऑफिसर्स हैव बीन मोर बेनिफिट देन जवान। बाकी ऑफिसर्स को ज्यादा मिला है, जवान को कम मिला है। तो दोस्तों इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एवरेज बेस पे सब कुछ सिस्टम सेट हुआ है। यानी 2018 में जो जितने भी पेंशनर्स आए उनकी एवरेज निकाली गई पेंशन में से, तब वो मिनिमम मैक्सिमम लेके पेंशन सेट हुई है। तो जो ऑफिसर्स को मिल गया ज़्यादा वो एवरेज बेस पे मिल गया जो पेंशन सेट हुई, और बाकी जो ORJCOs को जितना भी मिला वो भी एवरेज बेस से मिला। तो दोस्तों इसमें गलती होने की संभावना नहीं है, एवरेज सिस्टम के आधार पर ही पेंशन सेट करी गई है। तो दोस्तों इस मैटर को सुलझाने के लिए जो एवरेज बेस है, या तो इसे खत्म करा जाए, या फिर जो लाइव डाटा है जिसके बेस पर OROP-2 बनाई गई, OROP बनाई गई, या तो फिर वो शेयर करे, जिससे ये क्लियर हो कि ऑफिसर्स को कैसे ज्यादा मिल गया, ORJCOs को कैसे कम मिल गया। तो ये मैटर भी काफी इंपॉर्टेंट मैटर है और ये इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं। और अगर OROP-3 में भी एवरेज लाते हैं तब भी दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन होने वाली है। फिर है दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट फॉर विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन। फिर थी विडो पेंशन को बढ़ाने को लेकर। दोस्तों ये भी एक पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार यहाँ पे बात कर रहे हैं कि विडो पेंशन यहाँ पे बढ़नी चाहिए, यानी 7 साल बाद वो नॉर्मल हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये तो हम सब सोच रहे हैं, लेकिन अगर बढ़ानी है विडो पेंशन, यानी 7 साल बाद भी, या फिर जब तक पेंशनर के 67 एज पूरी नहीं होती उसके बाद जो नॉर्मल होती है, तो दोस्तों यहाँ पे विडो पेंशन को अगर बढ़ाना है, मतलब उसकी कम ना हो, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट के रूल चेंज करने होंगे। जो पॉलिसी मैटर है उसको चेंज करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं होगा, अगर होगा तो फिर सबके लिए होगा ये। तो दोस्तों ये भी एक पॉलिसी मैटर है, एक इंटरनली मैटर है। अगर ये चेंज होता है तो फिर सब कुछ चेंज करना होगा। जो रिकमेंडेशन है CPC की वो भी चेंज करनी होगी। तो दोस्तों ये मैटर भी काफी बड़ा मैटर है, इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं, और इन्होंने ये लिख भी दिया है। फिर है दोस्तों डिमांड फॉर ग्रांटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन टू ऑफिसर्स एंड जवान। फिर है इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन यहाँ पे ऑफिसर्स और जवान की। दोस्तों ये भी एक यूनिफॉर्म रेट पे काम कर रही है, जैसा इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो ऑफिसर्स को मिल रही है और जो जवान को मिल रही है उसका भी परसेंटेज लगभग सेम ही है। तो ये मुश्किल है कि इक्वल कर दी जाए दोनों की, और ये भी रैंक पे काम कर रही है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में भी देखना है कि किस तरीके से इक्वल करना है, तो इसके बारे में जो रूल्स हैं, जो पॉलिसी है, वो यहाँ पे चेंज करनी होगी। और ये बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इक्वल कर दी जाए जवान की और ऑफिसर्स की डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये भी एक पॉलिसी मैटर है, अगर इसके बारे में भी कुछ लग रहा है कि हमें कम मिल रही है तो इसका भी एक कोर्ट केस होता है, तो उसके बारे में वहां पे डिस्कस होगा। फिर है दोस्तों रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट फॉर सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु रेंडर्ड सर्विस लेस देन 15 ईयर्स। दोस्तों फिर है जिनकी सर्विस 15 साल से कम है और जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में लड़ाई लड़ी है, तो इनको यहाँ पे सर्विस पेंशन दिलाने का मामला उठाया गया। लेकिन इसमें भी इन्होंने साफ कर दिया कि ऐसा कोई अलग से कोई प्रोविजन नहीं है जिसमें इनको सर्विस पेंशन दी जाए। तो दोस्तों ये मामला भी कोर्ट केस में ही जाके सुलझता है अगर भारत सरकार इसे नहीं मानती है। फिर है डिमांड फॉर इनहेंसमेंट ऑफ रिजर्विस्ट पेंशन। जैसा आपको पता है रिजर्विस्ट पेंशनर का भी मसला यहाँ पे चल रहा है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो मामला है ये अभी अंडर एग्जामिनेशन है, ये अभी भारत सरकार के अधीन है। तो दोस्तों एक और मामला है, ये है यहाँ पे रिजर्विस्ट पेंशन का, कि जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स है उनको भी OROP में शामिल करे और एक मैक्सिमम पेंशन उनकी सेट करे, जैसे एक सिपाही की 2/3। तो दोस्तों इसमें जिन्होंने भी कोर्ट केस लड़ा उनको यहाँ पे 11,420 मिल रही है, बाकी को 9,000 मिल रही है। तो दोस्तों ये मामला भी अभी अंडर एग्जामिनेशन है भारत सरकार के, बाकी इन्होंने सबको नहीं दिया है। फिर है दोस्तों रैंक वेटेज को लेकर। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बताया छठे पे कमीशन से पहले जो पेंशन लिंक करी गई थी वो करी गई थी 33 क्वालिफाइंग सर्विस पे, लेकिन बाद में जिनकी सर्विस 33 ईयर से कम थी उनको यहाँ पे पेंशन रिड्यूस मिली। तो दोस्तों बाद में जो ये कॉन्सेप्ट था 33 ईयर्स वाला ये खत्म कर दिया गया, बाद में ये कर दिया 50% का, तो इस वजह से 50% पे उन्हें फायदा मिला।
तो दोस्तों ये जो मामला है वेटेज का, ये भी इन्होंने कहा कि ये बेकार मामला है, इस पे कोई सुनवाई नहीं हो सकती है, इररिलेवेंट है। फिर है दोस्तों डिमांड फॉर 75% पेंशन ऑफ लास्ट पेट्रोन। जैसा आपको पता है अभी आप ले रहे हैं लास्ट बेसिक का 50% पेंशन। दोस्तों ये जो डिमांड उठी है 75% की, ये बहुत ही जबरदस्त मांग है, लेकिन भारत सरकार इतनी आसानी से करेगी नहीं। और ये लिखा भी है इसमें, देयर इज नो प्रपोजल अंडर एग्जामिनेशन फॉर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो इस चीज को चेंज कर सके। तो दोस्तों ये भी एक पेंशन बढ़ाने का फॉर्मूला है, लेकिन भारत सरकार अभी इस पे कोई विचार नहीं कर रही है, ना ही अभी इस पे कोई पॉलिसी चेंज करेगी। फिर है दोस्तों बेनिफिट ऑफ एमएससीपी में बी एक्सटेंडेड टू प्री 2006, यानी प्री 2006 के जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पे एमएससीपी एसीपी दी जाए। तो दोस्तों इन्होंने ये बताया कि ये जो प्रोविजन है ये 1/1/2006 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए रिकमेंडेशन जो है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि प्री 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स को एमएससीपी दी जाए। तो दोस्तों इन्होंने भी यहाँ पे साफ कर दिया कि जो पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे पेंशनर्स उनको ही एमएससीपी मिलेगी, यानी जो 1/1/2006 के बाद आए उनको नहीं मिलेगी जो 2006 से पहले आए। फिर है दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ओएमजीसी। दोस्तों ओएमजीसी की रिपोर्ट आईएसएल के द्वारा पब्लिक हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने कुछ नहीं करा। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये अभी अंडर एग्जामिनेशन है मिनिस्ट्री के, पता नहीं दोस्तों ये वापस आएगी क्या होगा इसमें कुछ नहीं पता। फिर है दोस्तों पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया अवार्ड टू ईसीओ एसएससीओ हु पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वॉर्स। बिल्कुल दोस्तों इन्होंने बात करी है एक्स ग्रेशिया अमाउंट की, एक्स ग्रेशिया अवार्ड की, जो ईसीओज हैं जो एसएससीओज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है युद्ध में 1965 के और 1971 के। तो दोस्तों ये जो पॉलिसी है इसे भी इन्होंने बताया है कि नो सच पॉलिसी टू ग्रांट एक्स ग्रेशिया अवार्ड टू ईसीओज एंड एसएससी, यानी इसमें भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें जो एक्स ग्रेशिया अवार्ड है वो इनको मिले। तो दोस्तों जितने भी ये सारे पॉइंट हैं ये सब नेगेटिव पॉइंट हैं, इसमें भारत सरकार कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन भारत सरकार से हम काम करवा सकते हैं। किस बेस पे? कोर्ट केस के बेस पे। कई पेंशनर्स पूछ रहे थे कि सर इसमें एक्स ग्रुप के लिए तो कोई जिक्र ही नहीं है, जो एक्स ग्रुप का जो मुद्दा है प्री और पोस्ट का। दोस्तों आपको शायद पता हो पहले श्री BL मीना जी ने इस पे एक लेटर जारी करा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भारत सरकार ने टेबल जारी कर दी OROP2 की वो बिल्कुल ठीक है, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, अब उस पर कुछ नहीं करा जा सकता। तो दोस्तों एक्स ग्रुप का जो मैटर है उसके बारे में भी इन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो बिल्कुल सही टेबल बनी है, उस पर कुछ नहीं करा जा सकता। तो दोस्तों इस वजह से जो अंडर सेक्रेटरी है BL मीना जी ने उन्होंने एक्स ग्रुप को लेकर इसमें बात नहीं करी, क्योंकि उन्होंने पहले ही इस पे बात क्लियर कर दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता एक्स ग्रुप के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ चीजें समझाई जो इन्होंने लेटर में लिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कहीं मीटिंग में जाते हैं भारत सरकार के पास, डिफेंस सेक्रेटरी से मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हाँ हम आपकी मांगे मानेंगे, सुनेंगे, लेकिन 10 दिन बाद, 1 महीने बाद भारत सरकार के दूसरे जो अंडर सेक्रेटरी है उनकी तरफ से रिप्लाई आता है कि जिससे आपको पता लगता है कुछ नहीं होगा इस लेटर को देखते हुए। तो दोस्तों ये निराश करने वाली खबर होती है। एक तरफ आप आश्वासन दे रहे हैं कि हम ORJC उसकी मांगे सुनेंगे, जो गलतियां हैं पेंशन पे उनको ठीक करेंगे, देखेंगे। एक तरफ आप एक ऐसा लेटर निकाल देते हो जिससे पता लगता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, यानी जो ORJC उसको मिल रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है पेंशन पे। तो दोस्तों ये दो तरफा बातें होती हैं। अगर आपको करना है तो आप साफ बोलिए कि हम ORJC उसके साथ हैं, हम काम करेंगे उनकी गलतियों पे। दूसरी तरफ आप इस तरीके का रिप्लाई देते हैं इस लेटर के रूप में, तो दोस्तों इस तरीके का लेटर निराश करता है ORJC उसको। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। तो दोस्तों जो भी इन्होंने लिखा है ये सिर्फ कोर्ट केस के बल पर ही सुधर सकता है। कोर्ट केस करिए तभी मैटर उठाया जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार इन चीजों को अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी। दोस्तों ये 100% कन्फर्म है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी आपकी मांगे हैं, जो भी आपका केस है, वो आप AFT के थ्रू लाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लाइए या फिर आप दिल्ली हाई कोर्ट के थ्रू लाइए। जैसे कि MSP का केस, MSP का जो केस है वो भारत सरकार अपनी तरफ से कभी नहीं सुलझाएगी। कितने साल हो जाएंगे, कितना टाइम बीत जाएगा, लेकिन भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगी, क्योंकि भारत सरकार को यहाँ पे मोटा पैसा खर्च करना है अगर इक्वल MSP भी होती है। तो दोस्तों इसलिए इसका जो सही रूल है, जो सही गाइडलाइन है, भारत सरकार से अगर कुछ निकलवाना है तो आप जाइए सीधा कोर्ट केस के बल पर। तो ये मैटर सुलझ सकते हैं। इन्होंने भले ही लिख दिया हो कि कुछ नहीं होगा, जो दिया है ORJC उसको वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें उगलवाई जा सकती हैं भारत सरकार से कोर्ट केस के बल पर। दोस्तों ये कुछ हर्डल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं
जो चलते आ रहे हैं, लेकिन हल कुछ ना कुछ निकलना चाहिए इस पे। इन्होंने तो लिख दिया, अपनी जो जान छुटानी थी छुटा ली, लेकिन ओआर जैसे उसको अब संगठित होकर एक मुट्ठी बनकर भारत सरकार के सामने बातें रखनी है। सिर्फ बातें नहीं रखनी, बल्कि कोर्ट केस के थ्रू भी जाना है, ताकि जो इन्होंने रिप्लाई दिया है इसका कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोर्ट केस के बल पर भारत सरकार से लिया जा सके। आई होप दोस्तों सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।